हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव हमारा चल रहा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में लास्ट में हमने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने थे। तो पहला क्वेश्चन ये था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, द प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मिल करके यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं। आगे देखते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 2, दैट इज़ बी। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट में लिखा हुआ रेजोल्यूशन कंटेनिंग प्रपोजल इज़ मूव्ड आफ्टर 7 डेज नोटिस इन राइटिंग। ये 7 डेज नहीं होगा, ये नोटिस जो है 14 डेज़ का नोटिस चलता है। तो हमने आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया था, तो वहाँ पे नोटिस का टाइमिंग बताया था, वो 14 डेज़ का। तो इसलिए पहला गलत हो गया, सेकंड आपका सही है, तो ओनली 2 होगा। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इस वीडियो में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव यूनियन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे फिर आपका आर्टिकल 52 to 78 कवर हो जाएगा यहाँ तक। तो देखते हैं आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर। तो ये कुछ 5 तरह के इंपॉर्टेंट पावर्स है प्रेसिडेंट के पास। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आपका सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर, क्या प्रेसिडेंट साहब के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। उसमें क्या आता है, पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। जो भी सेंट्रल लेवल पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब के थ्रू ही होता है, वही करते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका अपॉइंटमेंट आप आर्टिकल 74 75 74 में मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। स्टेट के गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब हमारे करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है, आर वेंकटरमणी, तो इनका अपॉइंटमेंट भी किसने किया, प्रेसिडेंट साहब ऑफ इंडिया ने। फिर इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो इनके अपॉइंटमेंट भी आपके प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। फिर आता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है। कौन है आपके अभी, कैग, जीसी मुर्मू। तो क्या है, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट साहब ही किए हैं। फिर आता है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है, वहाँ उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि, या फिर आप बताइएगा, हु अपॉइंट्स सीएम, सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है, या स्टेट वाइज बताइए, एंड यूनियन टेरिटरी, यूटीज़ में कौन करते हैं और स्टेट में कौन करता है। कि हमारे पास इंडिया में कुछ यूटीज़ हैं, उसमें कुछ स्पेशल यूटीज़ है जहाँ के अपॉइंटमेंट सीएम है, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, और जिन स्टेट्स में कौन करता है अपॉइंटमेंट, तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, फिर आपका आता है लेजिस्लेटिव पावर। क्या है लेजिस्लेटिव पावर, सबसे पहला ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। जो हमारा राज्यसभा है उसमें क्या 238 + 12 ऐसे चलता है। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इनको नॉमिनेट करना, फिर इनको अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। फिर नॉमिनेट भी वही करते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में आ गया नॉमिनेशन, तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब। फिर आपका आता है आर्टिकल 108 ही समन्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ डेडलॉक। जब किसी रेजोल्यूशन के रिलेटेड कोई भी अगर बिल आता है, उसमें कोई डेडलॉक होता है, एक जगह से पास हुआ दूसरी जगह रुक गया, तो फिर डेडलॉक के वक्त में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वो आर्टिकल 108 के अंदर वो जॉइंट सिटिंग समन करें दोनों की, उसके बाद वो डेडलॉक सॉल्व करेंगे। फिर आपका आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ ज़रूरी हो कि वो पास होना चाहिए उस वक्त के हिसाब से, तो वो फिर उनके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। जब फिर पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी, तो विदिन 6 वीक, जब सेशन में आते ही विदिन 6 वीक, तो ये चलता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग में कि 6 मंथ + 6 वीक का कॉन्सेप्ट चलता है। तो क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट का जो 2 सेशन है उसके बीच का
गैप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ के अंदर एक सेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब सेशन स्टार्ट होगा जिस दिन से, उसके 6 वीक के अंदर ही उस ऑर्डिनेंस को पास होना होगा, अदरवाइज़ वो ऑर्डिनेंस नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का सेम पावर जो है हमारे गवर्नर साहब के पास भी है। स्टेट के गवर्नर जो है कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 में गवर्नर साहब के पास भी ऐसी ही पावर है। फिर आपका आता है आर्टिकल 111 इसमें क्या है, वीटो पावर दिए गए हैं। 3 तरह के वीटो पावर्स हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। तो ये तीनों वीटो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट साहब के पास है। आगे देखते हैं। फिर आपका आता है मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर क्या है, ही इज़ द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो डिफेंस फोर्स इंडिया का, उसके कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट साहब हमारे। तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर ही अपॉइंट चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स। तो अपॉइंटमेंट का तो बता ही दिया था, वो मिलिट्री पावर में यहाँ आ जाए। तो यहाँ से पढ़ लीजिए, आर्मी के चीफ को अपॉइंटमेंट करना, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और ये कमांडर वाला आर्टिकल 53 जो हेड है, कमांडर हैं मिलिट्री पावर के। तो ये है आपको, इनके पास क्या बोलता है, वॉर डिक्लेयर करने का भी पावर है। नेक्स्ट आपका जुडिशियल पावर, आर्टिकल 72 जो है जुडिशियल पावर प्रोवाइड कराता है। इसमें क्या है, इनके पास पार्डनिंग पावर है। ठीक है, आप ये 5 तरह के पावर है आर्टिकल 72 में, पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, रेस्पाइट, कम्यूटेशन। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है इसमें। मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं ये सब क्या है। ये जो 5 पावर है, ये जब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कन्विक्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा सुना दिया गया, अब आपके पास कोई जगह नहीं बचा जहाँ पर आप अपील कर सकते, तब फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे आप। तो वो आपको आर्टिकल 72 प्रोवाइड कराता है। आगे देखते हैं। फिर आपका आता है इमरजेंसी पावर। क्या है इमरजेंसी पावर्स में कौन कौन है, पार्ट 18 जो है आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360। ये जो आर्टिकल है ये हमें मीन्स प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर प्रोवाइड कराता है। यहाँ पार्ट 18 है, पार्ट 18 याद रखिए इमरजेंसी पावर। अब आता है आर्टिकल 352। 3 तरह के इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए हुए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी क्या, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी डिफाइंड है। नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। तो वार के सिचुएशन में लगेगा, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन में लगेगा, या फिर आर्म रेबेलियन में लगेगा। ठीक है, आर्म रेबेलियन जो वर्ड है ये 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। इससे पहले आर्म रेबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो ये ध्यान रखिएगा कब ऐड हुआ आर्म रेबेलियन। और ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगता है। तो ये 3 ग्राउंड है। आपको आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी डील करता है, ये आपके ध्यान में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर इस पर कुछ 2 आर्टिकल आपका आता है, 358 एंड 359। तो क्या है 358 में जो है, इसके अकॉर्डिंग जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो फिर 358 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 को इतने 6 फंडामेंटल राइट्स है ना, 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन वाला जो पार्ट है कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है, तो वो कौन का आर्टिकल कहता है, तो वो 358 कहता है एंड 359 कहता है। 358 सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है, इसके अलावा जितने आर्टिकल है उनके बारे में आर्टिकल 359 कहता है। फिर आपका आता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है आपका, 356, आर्टिकल 356। तो इसमें क्या है आपके 352 जी 356, ये स्टेट इमरजेंसी बात करता है आपका प्रेसिडेंट, इसको दूसरे वर्ड में प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और ये कब लगेगा, ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का रिपोर्ट जब जाएगा तो फिर उस बेसिस पर अगर लगता है कि हाँ इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहाँ पे इमरजेंसी लग जाता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मणिपुर में कई बार लग चुके हैं। तो वो क्या है आपका स्टेट इमरजेंसी का, इसको दूसरे वर्ड में आप प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं। वहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे।
ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक लगा नहीं है। ये आपको आर्टिकल 360 डिफाइन करता है। मीन्स 360 जो है नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये कुछ जो थे आपके पावर्स थे प्रेसिडेंट के, ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। क्या है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। यंगेस्ट थे 62 ईयर्स के, जब वो बने एज अ प्रेसिडेंट रहे तो 62 ईयर्स के थे, नीलम संजीवा रेड्डी। नेम ऑफ द चीफ जस्टिस CGI एक्ट एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थर्ड वाला, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जो कि एज अ चीफ जस्टिस भी रहे हैं इंडिया के, फिर प्रेसिडेंट भी एक्ट किए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी एक्ट किए हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि ऑफिस में रहते हुए उनकी मृत्यु, उनका देहांत हुआ या फिर उनका मौत कह सकते हैं आप, डाई किए। तो 2 प्रेसिडेंट्स जाकिर हुसैन, पहले कौन थे? जाकिर हुसैन 1967 to 69, ये 2 साल रहे थे एज अ प्रेसिडेंट। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये फिर 1974 to 77 इनका डाइड वाइल इन ऑफिस। तो ये क्या, ये दोनों भी ध्यान रखिए, ये दोनों भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं। अब आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। आपका सेकेंड जो मेंबर है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, उनके बारे में क्या आर्टिकल 63 जो है, जिस तरह से आर्टिकल 52 बताता था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह से आर्टिकल 63 भी बात करता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेम आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये क्या आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो भी बनेगा वाइस प्रेसिडेंट, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल का था? आर्टिकल 64। तो या तो आर्टिकल ध्यान रखिए सही है, अदरवाइज़ ये आपको जो ये फैक्ट है ये ध्यान में रखना है। फिर आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, जिस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज में उनका इलेक्शन हुआ था, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बट इनके लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें क्या है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबरशिप पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते इनके इलेक्शन में। फिर आपका आता है आर्टिकल 71 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता हो तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सिर्फ उनके पास पावर है। फिर आता है आर्टिकल 67B रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये 67 याद रखिए, 67B याद रखिए। तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी रिमूवल, वो इम्पीचमेंट होगा इनका भी। आगे देखते हैं इनके प्रोसेस वगैरह, हमने प्रेसिडेंट का इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं आपके अगले पार्ट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या आर्टिकल 74, आर्टिकल जो आपका है आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स, मीन्स बताता है स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस एंड एड हिम विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। आर्टिकल 74 याद रखिए, आर्टिकल कौन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के लिए, तो आर्टिकल 74 कहता है। वहीं पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर में, ये भी आर्टिकल 74 कहता है। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा। फिर द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है एज अ नॉमिनल हेड है, उनको वही काम करना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा। तो रियल हेड कौन हो गया? रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आपका आर्टिकल 75 द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी मेजोरिटी में होगी उस पार्टी का लीडर एज अ प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। फिर प्रेसिडेंट साहब उनसे कंसल्ट करके, प्राइम मिनिस्टर साहब से कंसल्ट करके अदर पार्टीज़ के मेंबर को जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो करेंगे। तो आर्टिकल 75 बताता है ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर आर्टिकल 75 एक और बात करता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। ये क्या है कि जैसे कि आपके जो टोटल मेंबर हैं,
जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर हो सकते हैं, तो उनमें क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं, टोटल मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें क्या है कि मिला करके 15% से ज़्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 15% का कैप जो है ये पूछा जाता है कई बार कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने % के मेंबर हो सकते हैं।